नाउ आज हम हिंदी में दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कवि प्रेमचंद जी का परिचय भी बताया गया है। उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी और उनमें क्या क्या हम लोगों को बताया, सभी चीज़ों का इसमें नहीं सार किया जा आगे सकता। हम पढ़ते हैं। प्रेमचंद जी प्रेमचंद जी ने बहुत सारे उपन्यास लिखे। गबन, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन भी उन उपन्यासों में से एक है। सेवा सदन प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। नारी जाति की परवशता, निस्सहाय अवस्था, आर्थिक और शैक्षिक परतंत्रता अथवा नारी दुर्दशा पर आज के हिंदी साहित्य में जितनी मुखर चर्चाएं चल रही हैं, 20वीं सदी के प्रारंभिक चरण में कथा सम्राट प्रेमचंद ने 1880 से लेकर 1836 में यहाँ कहीं इससे ज़्यादा मुखर थी। उन्होंने नारी जाति की जितनी व्यवस्था थी, उनको निस्सहाय उनकी जो अवस्था थी, उनका शैक्षिक और आर्थिक परतंत्रता जो होती थी, यानी कि नारी की जो भी दुर्दशा थी, उन्होंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको निखारा है और हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सेवा सदन नारी जाति की समस्याओं के साथ साथ समाज की धर्म चर्चाओं, मथाढ़ीसों, धनपतियों, सुधारकों के आडंबर, ढम्ब ढोंग, पाखंड, चरित्रहीनता, दहेज प्रथा, बेमेल विवाह, पुलिस की घूसखोरी, वैश्यागमन, मनुष्य के दोहरे चरित्र, सांप्रदायिक द्वेष आदि आदि सामाजिक प्रकृतियों के घृणित विवरणों से भरा हुआ उपन्यास सेवा सदन 1916 आज भी समकालीन और प्रासंगिक बना हुआ है। इस दृष्टि से उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का ये भी एक बहुत बड़ा साहित्य रहा। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। कुछ लोग उनकी सर्वोत्तम कृति भी इसको मानते हैं। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बंबई द्वारा किया गया। इसमें भारतीय ग्राम सभा एवं परिवेश का सजीव चित्रण है। इसमें हमारे यहाँ गांव के लोग किस तरीके से रहते हैं और किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, उनका जीवन कैसा है, उसका इतना सुंदर वर्णन है कि ऐसे लगता है जैसे प्रत्यक्ष रूप में हम वहीं पर आ गए हैं। गोदान गांव में जीवन और कृषि संस्कृति का बहुत ही बड़ा महाकाव्य है। इसमें प्रकृतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद, सांप्रदायवाद का पूर्ण परिक्षेप्य रूप से चित्रण किया गया है। सबसे बड़ी बात, इनके जितने भी उपन्यास हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो हमारे सामने एक सजीवता प्रकट करते हैं। जिस समय प्रेमचंद का जन्म हुआ वह युग सामाजिक धार्मिक रूढ़िवाद से भरा हुआ था। इस रूढ़िवाद से स्वयं प्रेमचंद भी बहुत अधिक प्रभावित हुए। जब आपकी कथा साहित्य का सफर शुरू हुआ, अनेकों प्रकार के रूढ़िवाद से ग्रस्त समाज को यथाशक्ति कला के शस्त्र द्वारा मुक्त कराने का संकल्प लिया। अपनी कहानी के बाल के माध्यम से यह घोषणा करते हुए कि मैं निरर्थक रूढ़ी और व्यर्थ के बंधनों का दास नहीं हूँ, उन्होंने प्रदर्शित किया। उन्होंने अपने उपन्यासों में कोशिश की कि सभी लोग रूढ़िवाद को भूलकर एक साथ मिलकर रहें। इस दिशा में उन्होंने बहुत ही भरसक प्रयास किए। कर्मभूमि भी उनका एक बहुत बड़ा काव्य है। कर्मभूमि प्रेमचंद का राजनीतिक उपन्यास है जो पहली बार 1932 में प्रकाशित हुआ। आज कई प्रकाशकों द्वारा इसके कई संस्करण निकले। उपन्यास में विभिन्न राजनीतिक समस्याओं को कुछ परिवारों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। ये परिवार यद्यपि अपने पारंपरिक समस्याओं से जूझ रहे थे, तथापि तत्कालीन राजनीतिक आंदोलन में भी भाग ले रहे थे। जो उस टाइम राजनीति में हो रहा था, उन्होंने इसमें उसका सजीव चित्रण
किया। प्रेमचंद की रत्ना कौशल इस तथ्य में है कि उन्होंने समस्याओं का चित्रण सत्य अनुभूति से प्रेरित होकर किया कि उपन्यास पढ़ते समय तत्कालीन राष्ट्रीय सत्याग्रह आंदोलन पाठकों की आंखों के समक्ष सजीव हो जाता है। छात्रों और घटनाओं की बहुलता के बावजूद उपन्यास न तो अधिक बोझिल होता था और न ही अधिक नीरस। इसका मतलब यह है कि के जो उपन्यास थे उनको पढ़ते वक्त हमें ना तो वो ऐसा लगते थे कि हमें पढ़ते पढ़ते हम उससे बहुत भारी हमको लग रहा है वो और नीरस हो गया है, उसमें कोई भाव ही नहीं आ रहे, ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ। उसमें इतनी सजीवता थी कि मन करता था कि हम उसको पढ़ते ही रहें। प्रेमचंद इस पात्र और घटना की डोर अपने हाथ में रखते हैं, इसलिए कहीं शिथिलता आने की संभावना ही नहीं नजर आती। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से उत्पोत कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद की बहुत ही पूर्ण रचना है, जो हर तरह से प्रभावशाली बनी पड़ी है। दो बैलों की कथा। आइए अब देखते हैं प्रेमचंद जी का लेखक परिचय। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव वाले प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र जी ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास में एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य को मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन साहित्य की एक विरासत है जिसके बिना हिंदी साहित्य का अध्ययन अधूरा है। वे एक संवेदनशील लेखक और सचेत नागरिक, कुशल वक्ता और सुधी संपादक भी थे। उनकी कहानियों में इतनी सजीवता थी कि मन प्रसन्न हो जाता है उनके उपन्यास को पढ़कर। दो बैलों की कथा भी उनका एक बहुत अच्छा कहानी लेखन है। दो बैलों की कथा सांकेतिक भाषा में यह संदेश देती है कि मनुष्य हो या कोई भी प्राणी, स्वतंत्रता उसके लिए बहुत महत्व रखती है। स्वतंत्रता को पाने और लड़ने के लिए भी तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। दो बैलों की कथा में बैलों के माध्यम से लेखक अपने विचार समाज के समक्ष रखना चाहता है। इस कहानी में दो मित्र बैल अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। यह कहानी दो बैलों के बीच घनिष्ठ भावनात्मक संबंध को दर्शाती है। यह कहानी मनुष्य और जानवरों के बीच उत्पन्न परस्पर संबंध का सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हुए। दो बैलों की कथा प्रेमचंद द्वारा रचित रचना है। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश देने में माहिर हैं। समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे जगाया जाए उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। यह कहानी सांकेतिक भाषा से संदेश देती है कि मनुष्य हो या प्राणी स्वतंत्रता के लिए महत्व रखते हैं। स्वतंत्रता को पाने के लिए लड़ना भी पड़े तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। जन्म के साथ ही स्वतंत्रता का अधिकार है और बनाए रखना भी परम कर्तव्य है। दो बैलों की कथा में बैलों के माध्यम से लेखक ने अपने विचार लोगों के समक्ष रखे। इस कहानी में मित्र बैल अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। ये कहानी बैलों के बीच घनिष्ठ भावात्मक संबंध को दर्शाती है और ये कहानी मनुष्य और जानवरों के बीच परस्पर बहुत ही सुंदर चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है। इस कहानी में क्या क्या शब्दार्थ हैं? निरापद, सुरक्षित, सहिष्णुता, सहनशीलता, पदवी, उपाधि, अनायास, अचानक, विषाद, दुख, पराकाष्ठा, चरम सीमा, कदाचित, शायद, कुछ में, बुरा समय, विशाल, उदाहरण, गण्य, गोई, जोड़ी, कुलेल, कीड़ा, विग्रह, अलगाव, पगहिया, पशु बांधने की रस्सी, प्रतिवाद, विरोध, मुसल्लाहत,
हितकर रगेदना खदेड़ना मल्ल युद्ध कुश्ती थान पशु के बांधे जाने की जगह। साबिका वास्तुकता सरोकार काजी हाउस मवेशी खाना रेवड़ पशुओं का झुंड उन्मत्त मतवाला उछाए उत्सव और आनंद चौकस चौकने टिटकार मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द और उनके अर्थ पाठ में आए हुए कुछ मुहावरे। बहुत अच्छा मुहावरों का संग्रह उन्होंने लिया। गम खाना कष्ट को चुपचाप सहते रहना। कहते हैं वो बहुत गम खा रहा है, इसका मतलब जो उसे कष्ट है वो उसको चुपचाप सह रहा है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, जोर दवा जवाब देना। अगर कोई आपको छोटा सा नुकसान पहुंचाता है आप उसको तो पसीने आ जाना यानी कि बहुत ही परेशान हो जाना। हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमें पैसों की अचानक बहुत अधिक आवश्यकता है, बहुत सारे काम उसके द्वारा हमें करने हैं। कमी से दांतों पसीने आ जाना यानी कि बहुत ही परेशान किसी काम के लिए हो जाना। आंखें न उठाना, देखने की कोशिश न करना। किसी ने इतना गलत काम किया है कि वो दूसरे के सामने अपनी नज़र नहीं मिला पा रहा है, उसका मीन्स होता है कि वो देखने की कोशिश नहीं कर रहा है, आंख नहीं उठा पा रहा है। गुस्सा काबू के बहर होना, इसका मीन्स कि किसी ने आपको इतना गुस्सा कर दिया है, आप इतना लड़ाई झगड़े, आप इतना क्रोधित हो गए हैं, आपको पता ही नहीं लग रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब गुस्सा काबू में नहीं रहता तो आदमी बहुत ही अधिक क्रोधित हो जाता है। बगले झांकना, किसी बात के बचने का प्रयास करना। जब आपके अध्यापक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपको उसका जवाब नहीं आता तो आप इधर उधर अपने मित्र की कॉपी से देखते हैं या उसको पूछते हैं, इस बात का मीन्स है कि किसी बात से बचने का प्रयास करना। खबर लेना यानी कि धमकाना या मारना। जब आप किसी काम को नहीं करते हैं तो आपकी मम्मी आपकी खबर लेती हैं। पलट पड़ना, उलट कर चोट मारना। अगर आपके मित्र ने आपकी पिटाई की है तो आप पलट कर वार करते हैं यानी कि उलट कर उसको मारते हैं। ज्वाला धड़क उठना, बहुत अधिक बढ़ जाना। एक छोटी सी लड़ाई हुई थी दो मित्रों में, तीसरे मित्र ने आके उसको और भड़का दिया यानी कि उससे वो लड़ाई बहुत अधिक बढ़ गई। मन फीका करना, निराशा हाथ लगना। हम गए थे एग्ज़ाम देने और एग्ज़ाम निरस्त हो गया यानी कि मन फीका हो गया। इतनी सारी तैयारी हम लोगों ने की, हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए। बोटी बोटी कांपना, बहुत डरना। किसी बात को लेकर हमारे अंदर बहुत डर है। गिरते पड़ते भागना, किसी भी चीज़ की जल्दबाजी। एग्ज़ाम देने जाना है, एग्ज़ाम में 5 मिनट बाकी हैं और आप अभी घर से चल रहे हैं तो दौड़ दौड़ जाएंगे, करते करते भागे यानी कि जल्दी जल्दी भागे भागे आप जा रहे हैं। बछिया का ताऊ होना, महामूर्ख होना, जिसको किसी भी चीज़ का पता ना हो। प्रश्नोत्तर। सांड को किसका अनुभव न था? वो दुश्मनों को एक साथ सामना, एक से एक लड़ने की या लड़ने की। गया के घर वाली लड़की मोटी हीरा को क्या खिलाया था? बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल्स या 2 रोटियां? इनके आंसर्स आप अपनी बुक से देखेंगे और निकालेंगे। हीरा और मोती ने उस घायल बैर को नहीं मारा क्योंकि वे गंदे थे। वे सोचते थे कि गिरी हुई दुश्मनों को नहीं ठीक नहीं है। उन्हें डर था कि उन्हें अपने मालिक मारेंगे। बैलों का धर्म क्या था? मनुष्य से मार खाना, मनुष्य की सेवा करना या मनुष्य से बच भागना। दीवार गिरने के बाद भी उन दोनों गधों क्यों नहीं भागे? क्योंकि उन्हें जाने की मन नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें फिर से पकड़ा जाएगा। वे दोनों बुद्धू थे। बहुविकल्पी प्रश्न। प्रकाष्ठा शब्द का क्या अर्थ है?
प्रकाष्ठा मीन्स किसी भी चीज की बहुत अधिक सर्वोच्चतम सीमा। आस्था दूसरे की लकड़ी सर्वोच्च सीमा या प्रकाश सर्वोच्च सीमा इसका अर्थ है। गधा शब्द का विलोम बताइए। गधी, मूर्ख, अज्ञ या होशियार। गधा मीन्स होता है मूर्ख, मतलब जो किसी चीज को नहीं समझता है, इसका उल्टा हुआ आपका होशियार। दुर्बल शब्द का संधि विच्छेद दुर प्लस बल। दुर्बल, दुरअल और दुरअल। दुर्बल। मूर्ख शब्द का विलोम क्या है? विशाल, वाचाल, अमूक या मुक्त वाचाल। भारतीयों की क्या कहाँ दुर्दशा हो रही थी? अमेरिका में, अफ्रीका में, जापान में या कै और खे दोनों में? अफ्रीका में। धन्यवाद।